हाय एवरीवन। सो जैसा कि आपने सिनेमैटिक्स देखे होंगे तो ये है ट्रायम्फ की स्पीड 400 और करेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड है तो वो इसके ओनर है और अप्रॉक्स उनने 2000 को चला चुके हैं किलोमीटर्स। तो इसका ब्रीफ रिव्यू जो है लॉन्ग टर्म थोड़ा सा दे सकते हैं इनको, मतलब हाईवे और सिटी दोनों का एक्सपीरियंस है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि अब ये अपना जो डिटेल्ड रिव्यू है और अनबायस्ड तो वो सारा रिव्यू देंगे। तो सुयांश भाई आप आओ, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। हाँ भाई, थैंक्स। हेलो सुयांश। थैंक्स। सो आई एम सुयश। मैं करेंटली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ एक स्टार्टअप में, एंड रिसेंटली मैंने अभी अपनी पहली बाइक परचेज़ करी है। सो तो सुयांश, जैसे आप जानते हो कि ये बेसिकली डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है, तो अब आप पूरा मतलब जो भी एक एक मतलब जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव चलता हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो आप जो भी जैसा भी आपने जेन्युइन फील करा है तो आप उसके बारे में मतलब बता सकते हो अनबायस्ड होकर पूरा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एर्गोनॉमिक्स के बारे में। जैसे कोई भी होता है उसको सिटिंग कंफर्ट होना ही चाहिए, चाहे कोई भी बाइक हो कोई ब्रांड की। तो अगर इसकी बात करी जाए एर्गोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले अगर ये फ्रंट सीट की बात करें तो आपको सिटी में कैसा फील होता है इसके रिगार्डिंग? सिटी में ऐसे नॉर्मली भी चलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगा तो बस थोड़ा रिस्ट में पेन आता है। अच्छा, मतलब रिस्ट में पेन आता है? वो भी बहुत ही मिनिमल। यहाँ अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा क्लच होल्ड करना पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत आता है, नहीं तो कंफर्टेबल है। और हाईवे में अगर आपने जैसे कितनी मैक्स चलाई है उसको? मैक्स एज एन किलोमीटर्स? या मैक्स हम लोगों ने एक ट्रिप करी थी नवाबगंज और लखनऊ तक की। 80 किलोमीटर? हाँ, 80 किलोमीटर जाना, 80 किलोमीटर जाना, तो कंफर्टेबल थी वो। मतलब कोई इशू नहीं था उसमें। तो मतलब पिलियन के साथ बेसिकली की थी, पिलियन को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पिलियन सीट भी कंफर्टेबल है इसकी, और मतलब पिलियन में भी मैंने बहुत सारे पिलियन बैठा के देखे हुए हैं इसमें। तो मतलब ज़्यादातर भारी पिलियन थे जो 100-110 किलो के थे, उनके साथ भी कंफर्टेबल थी इसकी सीट। तो मतलब जैसे मेन ये आपको पॉइंट लगा कि जो फ्रंट सीट है, तो जब सिटी में चलाओ और ज़्यादा हैक्टिक हो जाए, ट्रैफिक हो जाए, तो रिस्ट में मतलब प्रेशर आने लगता है। अब मैं उसके लिए अपने आप को भी एक तरह से ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले बाइक चलाई नहीं थी, मेरी पहली बाइक है। ओके। इसके पहले मैं स्कूटी पे ही था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ रिस्ट पेन है, लेकिन अब उतना अब वो भी नहीं दिखता। ओके, तो जैसे आपने बताया कि लॉन्ग रूट पे आप गए थे, पिलियन भी साथ था। हाँ हाँ। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ी इसको और एस्थेटिक बनाने के लिए नैरो सीट है बैक की, तो क्या कुछ तो पिलियन को जो होगा मतलब डीमेरिट लगा ही होगा, या पूरा जेन्युइन रिव्यू बताओ? हाँ, तो पिलियन से मैंने कभी ऐसे रिव्यू लिया नहीं है, लेकिन उनका रिव्यू कभी ऐसे नेगेटिव वे में भी नहीं रहता था कि दिक्कत हो रही है बैठने में, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा था। ओके। पॉजिटिव ही रिव्यू था कि हाँ उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो रही थी जितने लंबे रूट पे चल रही थी। और जैसा कि सबसे पहले कंसोल आपको दिखता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो स्पीडोमीटर के बारे में अगर मैं पूछूँ कि आपको सबसे इसका बेस्ट चीज़ क्या लगती है स्पीडोमीटर की? वैसे लुक तो अच्छे होते हैं ट्रायम्फ के, सारी लोग बाइक तो के। सब्जेक्टिव ही है, अब किसी को अच्छा लग सकता है, हाँ। किसी को नहीं, मुझे तो ठीक ही लगता है इसीलिए। और तो मतलब बेसिकली आपको सबसे ऐसा कोई फीचर है जो आपको इसमें लगा कि इम्प्रूव होना चाहिए, या जो ऐसा है कि सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल का? जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती तो थोड़ा अच्छा हो सकता था, क्योंकि मैं देखता हूँ 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाली बाइकों में भी आ गए आजकल, तो इतना पैसा फूका, लेकिन उसकी कोई दिक्कत भी नहीं है कि भाई अब बाइक ही चलाओगे उसमें कि गेम खेलोगे। हाँ, मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता तो लगता कि ये बिल्कुल अभी तक के सारे बाइकों को मैच कर रही है ब्लूटूथ लेवल। TFT कंसोल और ये सब भाई तुम्हें गेम थोड़ी खेलना उस पर, तुम्हें देखनी स्पीड है और टैकोमीटर है। हाँ। ओके, सो मतलब बेसिकली आपको लगता है सिर्फ ब्लूटूथ? हाँ, ब्लूटूथ होता तो म्यूज़िक कंट्रोल हो जाता, थोड़ा डायरेक्शन दिख जाते, जिसके लिए फ़ोन निकालना रहता छोटे छोटे काम के लिए वो हो जाते। और बेसिकली अगर ओडोमीटर की बात करें तो इसमें सारा जो भी इंफॉर्मेशन क्या क्या आती है, गियर शिफ्ट रेशियो? हाँ, गियर शिफ्ट है, टैकोमीटर है, ओडोमीटर है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें ABS है। ओके। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी होता है इसका। और बात करें अगर इसके स्विचेस की, तो पास, लाइट ऑन ऑफ और ये टॉगल, हाँ, तो इसमें आपको तो क्या इसकी क्वालिटी क्या लगी? क्वालिटी भाई ऐसा सीन है कि
ट्रायम जैसा ब्रांड है, थोड़ा प्रीमियम ब्रांड है, तो और चीज़ थोड़ी प्रीमियम ही लग रही है इसमें। बाकी बाइक से कंपैरिजन में लगा कि हाँ कुछ पैसे दिए तो कुछ अच्छा मिला। ओके, तो मतलब और इसमें आपको क्या लगता है कोई ऐसा स्पेशल बटन या जैसे आपने ब्लूटूथ वाला बताया, तो और भी मतलब बाइक्स होती हैं सेम जेनर की जिसमें बटन्स होते हैं थोड़े इंक्लूडेड, तो आपको लगता है इसमें सारे फुलफिल्ड हैं, कोई हाँ, मतलब अब लगता वो नहीं अपने आपको? अपने यूज़ केस के ऊपर, अगर ज़्यादा बटन होते तब अगर मैं इस पे आता फिर तो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन और जैसे ये आई बटन दिया है तो इससे बेसिकली ट्रिप ए बी पे जाता है बस। ए बी है और एवरेज है और रियल टाइम माइलेज है और डिस्टेंस टू एम्प्टी है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है, ये टाइम सेट करने के लिए है, बाकी ये ऑटोमीटर है। तो सुयांश अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो मतलब अर्गोनॉमिक्स है तो सस्पेंशन तो बनता ही है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आगे यूएसडी और पीछे मोनोशॉक है, तो आपका मतलब पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है सिटी में इन सस्पेंशन? सस्पेंशन तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब झटके वटके पता नहीं लगते, बाकी टायर्स अच्छे हैं इसके तो भी थोड़े बहुत झटके मिनिमलाइज हो जाते हैं। और बाकी पिलियन के साथ भी, पिलियन को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी लॉन्ग रूट पे भी अच्छी है, गड्ढों पे भी अच्छी है। ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बोलूँगा इसको, ऑफ रोडिंग के लिए अगर जाना है तो स्क्रैम्बलर पे जा सकते हैं। बाकी सस्पेंशन बढ़िया है इसके। जैसा बहुत लोग जानते होंगे यूएसडी है तो उससे ब्रेक कैलिपर्स भी और पास आ जाते हैं मतलब टायर के, क्योंकि यूएसडी में ये प्लस पॉइंट होता है, तो बेसिकली स्टेबिलिटी और बढ़ा देता है। हाईवे में अगर आपने कुछ फील किया हो सस्पेंशन के बारे में या आपको लगा हो कि ये थोड़ा डीमेरिट है इसका, तो आप बता सकते हो वो भी। हाईवे पे देखो आप, हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो है इसमें और वो उसके पीछे सस्पेंशन ही है, अच्छा सस्पेंशन है, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है। बाकी ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, रियर ब्रेक इतना अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, ब्रेक पे भी आएंगे हम लोग बाद में। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके टायर के बारे में, तो आप इसका टायर रेशियो आई गेस कितना है? 130 है और शायद 170। ये फ्रंट वाला है 110, 110 80 आर 17, 110 80 आर 17 फ्रंट है और 150 70 आर 17। 150 आर। ओके, तो मतलब पीछे वाला ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपने मतलब इसमें और भी स्टेबिलिटी फील करी होगी इनका, मतलब हाईवे तो छोड़ो लेकिन सिटी में भी जब कॉर्नरिंग करते हो हाँ तो आप कहीं ना कहीं हाईवे में भी आपने कॉर्नरिंग करी होगी, शार्प टर्न्स आते हैं हाई स्पीड में जैसे 100 के अप्रॉक्स है, तो उस टाइम आपको मतलब टायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेस, क्योंकि जितना वाइड टायर होगा बैक का, तो जब टर्न लेते हो शार्प तो और स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाती है एक राइडर का। तो आपने उस पर क्या फील करा है मतलब कॉर्नरिंग पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। मतलब मैंने पहले तो ऐसे कुछ कॉर्नरिंग की नहीं थी, लेकिन जब मैंने जाना कि हाँ भाई कॉर्नरिंग नाम की चीज़ होती है, ऐसे करा जाता है, तो उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया। बाकी इसके जो पहले वाली थी, जो MI25 के पहले जो मॉडल था, तो उसमें उतने अच्छे टायर थे नहीं, अपोलो के H1 थे, इसमें पेडिस्ट्रियन थे। तो मतलब जो दूसरे ओनर है बाइक के, तो उन्होंने बताया कि इसमें कंफर्ट ज़्यादा है और उन्होंने ये भी बोला कि अगली बार हो सके तो यही वाले डलवाएंगे वो भी अपने बाइक में। कॉर्नरिंग आपको और मुझे लगता है कि और अच्छा पता लगेगा जब आप जाओगे पहाड़ों में, हाँ क्योंकि पहाड़ों में, यहाँ पे कहाँ ही प्लेन्स पे कितनी पहाड़ों में हर टर्न कॉर्नर ही होता है, हाँ। कॉर्नर के अलावा कोई सीधा टर्न होता ही नहीं है पहाड़ों में, तो तब आप आई गेस और अच्छे से बता पाओगे। और अगर बात करें इसके फुट स्पेक के बारे में, तो जैसे ये प्लेस है आगे, तो पिलियन को इसमें भी मतलब कोई डिस्कम्फर्ट नहीं लगा होगा आई गेस। पिलियन से मैंने इतना अच्छा रिव्यू तो लिया नहीं, बस वही अगर उनको दिक्कत होती है तो वो लोग बताते जैसे हैं। नॉर्मल इंडियंस लोग होते तो बाइक लेते हैं, सब लोग बैठे हैं घर वाले भी, तो पिलियन, ना पिलियन हाँ मम्मी अम्मी को आप नहीं बैठा सकते इस पर। हाँ वही मेरा पॉइंट है मतलब, बहुत काफ़ी ऊंची है ये पीछे से, तो हाँ। इसके पीछे वो दिक्कत होती है क्योंकि इसके बड़े फुट लोगों को स्पेक भी जो है, फुट स्टेप जो है वो आगे हैं, हाँ। क्योंकि और जैसे लॉन्ग टर्म में कोई बैठ रहा है पीछे लंबा रूट पे, फिर उसके जो मतलब स्ट्रेन आ जाता है मसल्स में, जो सीधा खड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि मेरा पैर सुन्न हो गया है, तो वो सारे मुझे पॉइंट्स मुझे लगता है कि अगर कोई वो एक्सपीरियंस बता अभी सके। करने होंगे, हाँ। क्योंकि अभी उतना ना लंबा राइड पे गए ना उतना अच्छा पिलियन एक्सपीरियंस ले पाया हूँ मैं। बाकी पिलियन को हाँ इसके टॉर्क और इसके पावर की वजह से बहुत दिक्कत होती है, कभी कहीं पीछे फेंक जाता है, वो कहीं आगे हो जाता तो है। मतलब इसका बैकरेस्ट वगैरह आता है कि बैकरेस्ट एक्सेसरीज नहीं आती यही है? है, बस ये क्रैब रेल है और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है जैसे कोई लॉन्ग रूट पे जा रहा है लाइक 1000-1500 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ या साउथ कहीं भी, तो उस टाइम पे उसको बैकरेस्ट की जरूरत पड़ेगी अगर पिलियन है, पिलियन हाँ, क्योंकि तब सैडल बैग और स्टे सब कुछ होते हैं। तब तो मैं हाँ। रिकमेंड करूँगा पिलियन लेके ही मत जाओ, पिलियन अपना अकेले ही जाओ। इस पर इतनी मतलब ये कंफर्ट
आप तो अकेले जाओगे, लेकिन बहुत लोग कपल्स होते हैं तो वो लोग हाँ। लॉन्ग राइड जाते हैं, तो तब तो मतलब ऐसे मैंने रिव्यूज़ देखे हैं कि हाँ। लोग लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो उनके साथ उनका लगेज भी जाता है साथ में, हाँ, तो हाँ, भी हाँ। उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, सुयांश, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की बाइक मतलब रिव्यू शूट कर रही है थोड़ा थोड़ा, तो इसकी लाइट के बारे में अगर बात करी जाए तो मतलब इसका आपको क्या क्या लगता है? मतलब लाइट डीमेरिट लगती है मतलब लाइट का लुक बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट की लुक से ज़्यादा लाइट की थ्रो और कैपेसिटी ज़्यादा मतलब मायने रखती है, मुझे लगता है। तो आपने क्या फील करा है मतलब सिटी में रात में, अब जब जैसे जा रहे हो या हाईवे में, तो आपको इसकी पावर कैपेसिटी कम लगी लाइट की? क्योंकि बहुत लोग होते हैं आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवा लेते हैं, तो उससे बैटरी के लोचे होने लगते हैं, मतलब लोचे इन द सेंस जो कोई बैटरी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी लाइट के बारे में? जैसे मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस उतना है नहीं, तो जितना सिटी में चला है सिटी में तो ओके ओके है। अब जैसा सुनने में आया है, बाकी मैंने उतना एक्सपीरियंस किया नहीं इसको, रात में हाईवेज़ पे लेके गया हूँ कि मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ। लाइट का थ्रो इसका थोड़ा टेम है, मतलब जैसे रिव्यूज़ मिले हैं मुझे कि उतना अच्छा थ्रो है नहीं, इसमें ऑक्सिलरी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आप मतलब क्या प्लान कर रहे हो कि मतलब फॉग लैंप्स इसमें ज़रूरी होने चाहिए, तो आप लगवाओगे या? अगर मैं जाऊँगा, मैं एक्सपीरियंस करूँगा, मुझे कम लगेगी तो मैं ज़रूर लगवा लूँगा। जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये लगवाएंगे, क्योंकि इनको पावर कमी लग रही है, और भाई जब लॉन्ग लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो डेफिनेटली लगवाएंगे। तो इस मतलब लाइट के मामले में आप इसको 10 ऑफ कितने मार्क्स देना चाहोगे? लाइट के मामले में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें तो मैं 7/10 दूँगा इसको। बात करते हैं इसके चेन के बारे में, तो बहुत लोग होते हैं उनको पता भी होता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि चेन ल्यूब भी करी जाती है, और तो इसका आप मतलब चेन मेंटेनेंस कैसे करते हो? जैसे मैंने बताया, मेरी पहली बाइक है तो मुझे उतना आइडिया था नहीं चेन ल्यूबिंग और क्लीनिंग का, तो मैंने वही सब यूट्यूब देखा, तो पता चला 500-600 किलोमीटर में चेन ल्यूबिंग करानी चाहिए। तो मैंने पहली बार में तो नहीं कराई थी, पहली बार तो फर्स्ट सर्विस में गई थी, तभी चेन क्लीनिंग ल्यूबिंग हुई थी, वो 1000 किलोमीटर पे हुई थी। तब तक मुझे कोई इशू नहीं आया था चेन से। फिर उसके बाद अभी मैंने खुद से चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग की थी कुछ वही 600 या 700 किलोमीटर पे, वो तो अभी भी कौन सा वही है। ब्रांड यूज़ करते हो? मैं चेन ल्यूबिंग के लिए कैस्ट्रॉल का चेन ल्यूब यूज़ करता हूँ, क्लीनिंग के लिए मैं पेट्रोल, और मैंने एक ब्रश मंगाया हुआ था चेन क्लीनिंग वाला, ओके। यू शेप जो रहता है वो, और उससे की थी। अभी तो हाल फिलहाल में वही चल रहा है, और बाकी वॉशिंग के बाद हल्का ल्यूब मार लेता हूँ। जैसे आपने मतलब जैसे सुयांश ने बताया कि ये क्लीनिंग के लिए पेट्रोल या केरोसिन भी यूज़ करते हैं, सो जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो वो पर्टिकुलर वो यूज़ करना चाहिए, मतलब कोई ब्रांड का क्लीनर यूज़, WD-40 या मोटल के क्लीनर आते हैं, C1 C2 C1 आप यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। तो मैं चाहता हूँ कमेंट्स में आप भी बताओ कि ये जो केरोसिन से यूज़ करते हैं तो वो मतलब सही रह सकता है, या पर्टिकुलर में किसी ब्रांड का C1 या C2, जैसे मोटल का आता है C1, तो हम लोग को वो यूज़ करना वो चाहिए, तो आप आपके बता सकते हो। बजट के ऊपर है कि बजट के ऊपर आपका भी है बजट है तो या? आप वो यूज़ कर लो, नहीं तो उससे भी अच्छा हाँ। क्लीनिंग हो जाती है। हाँ, हो जाती, लेकिन मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि आप अपने रिव्यू दे सकते हो इस बारे में अब आप कि आपने कैसा फेस किया लॉन्ग टर्म पे इसको केरोसिन को यूज़ करते करते, कि हाँ कभी कभी चेन मतलब लॉन्ग टर्म पे जाके वो भी हो जाती है ना, इसके स्प्रॉकेट वगैरह डाउन हो जाते हैं, तो वो रिव्यू आप दे सकते हो। हाँ और अगर अब डायरेक्ट बात करें इसके इंजन के बारे में भाई, जो जो मैं कहता हूँ हार्ट ऑफ द बॉडी होता है, हार्ट ऑफ द बाइक हो गया, तो इंजन कैपेसिटी जैसे सब जानते हैं 400 सीसी स्पीड 4 है, स्पीड 400 है, तो भाई इसके परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा है जब आपने हाईवेज में मतलब गए हैं? परफॉर्मेंस के पीछे मैंने बाइक ली थी, क्योंकि इस बजट में इससे अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं किसी बाइक की, ऐसा मैं बोलूँगा क्या है नहीं। आप इसके कंपटीशन में देख लो, कौन सी हो गई, गोरिल्ला हो गई, 450, तो बेनिले होती है इससे 400। इससे थोड़ी महंगी है गोरिल्ला। और बेनिले का मैंने नाम नहीं सुना, बेनिले का नाम क्या, अब वहाँ पे सर्विस रीच नहीं होगी उतनी। डोमिनार। डोमिनार इससे काफ़ी ज़्यादा हेवी है, और क्या कहते हैं, बाकी कुछ अपडेट नहीं आया था, वो बहुत पुराने से भी वही चल रही थी, और मतलब वो ज़्यादातर टूरिंग बाइक है, ये थोड़ी स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। इसका परफॉर्मेंस मतलब पावर टू वेट रेशियो भी ज़्यादा अच्छा है इसकी स्क्रैम 400 भी आती है, तो स्क्रैम आप उससे 400 कंपेयर कैसे करना चाहोगे? स्क्रैम 400 उनके लिए सही है, आप जैसे हो गए जिनकी हाइट थोड़ी ठीक ठाक है। मेरे जैसे, मेरे इस पर फ्लैट फुट होते हैं, उस पर थोड़े से ऊपर से आते थे, ओके, तो उसमें ये दिक्कत थी स्क्रैम में। बाकी तो मतलब स्क्रैम इससे थोड़ी बल्कि और हाइट में ऊंची है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह? नहीं, स्क्रैम में भी सेम इंजन है, बस थोड़ी हाइट में ऊंची है, थोड़े टायर्स ऑफ रोडिंग वाले दिए हैं उसमें। उसमें एक आध मोड और आता है ऑफ रोडिंग मोड, जिसमें पीछे वाला ABS बंद हो जाता है।
तो इंजन की बात जैसे आप लोग कर रहे थे, तो आप हाईवेज और सिटीज़ में मतलब कोई आपने फील नहीं करा ना इसको ना ना, डिस्कम्फर्ट? कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। मतलब अगर आपका पहला प्रायोरिटी ये है कि हाँ। अगर आपको इंजन अच्छा चाहिए तो आप आँख बंद करके ले सकते हैं। और जैसे सिटी में भी हम लोग होते हैं, कई बार पहला, दूसरा, तीसरे गियर तक जाते हैं और कभी-कभी डाउन नहीं शिफ्ट करते, तो आपको मतलब डाउन कितना शिफ्ट करना पड़ा? मतलब तीसरे गियर में भी उठ जाती है या हाँ, दूसरे गियर में मतलब लाना पड़ता है? हाँ, तीसरे गियर में मैक्सिमम टाइम उठ जाती है, बाकी बहुत हार्डली जैसे 20 से कम थोड़ा रहा हाँ, हाँ। स्पीड तो सेकंड गियर पे लगाना पड़ता है, नहीं तो कहीं भी 20 के अराउंड रहती है तो उठ जाती है। ओके। और जैसे आप हाईवे में आपने इसको कितनी क्रूज़ करी होगी, तो आपने मतलब किसी भी चीज़ को मतलब ओवरटेक करना ही पड़ता है हाईवे में कभी भी राइड में, तो उसमें आपने कोई भी कॉन्फिडेंस ना लूज़ ना नहीं ना, करा अभी तक? आपको इसमें पावर की कमी मतलब 100-120 तक तो कहीं नहीं लगती कि वहाँ पे भी अगर आप चाहो हाँ। थ्रॉटल तो तुरंत रिस्पॉन्स है इसका। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि हाँ 140 तक भी कोई पावर की कमी नहीं है। ये वहाँ पे लिमिटर हिट करता है इसका 160 के हाँ। पास 170 के पास, वहाँ पे फिर लगता है कि वो स्पीड भी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है 160 170। और जैसा कि देख सकते हैं, ये ऑयल एयर सॉरी ऑयल लिक्विड लिक्विड कूल्ड कूल्ड। लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो तो आप इसकी मतलब सर्विस वगैरह कैसे कराते हो? अभी आपने 2000 अप्रॉक्स चला ली है, तो सर्विस का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर्विस जैसे जो कंपनी ने बोला है कि पहली सर्विस उसकी हुई थी 1000 किलोमीटर पे, उसके बाद है अब इसकी साल भर में या 16,000 किलोमीटर पे। ओके। तो सर्विस के लिए इतना कुछ झंझट है नहीं कि हाँ अब बहुत ही साल में एक बार सर्विस होनी है इसकी। और बात करेंगे सर्विस कॉस्ट की, तो आपको क्या? सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ी थी मुझे लगभग 2600 रुपये, 2600। उसमें इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, कूलेंट डला और चेन क्लीनिंग, चेन ट्यूबिंग, वॉशिंग, यही सब हुआ था उस पर। मतलब ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज नहीं हुए ना, नहीं डिस्क नहीं पैड्स? नहीं नहीं। और वो अभी मतलब रिलाय आप ये कैसे कर सकते हो कि मतलब कि कितना वो किस गया है या जो भी? वो तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ही जाएगा कि अगर हाँ। ब्रेक्स कम लग रहा है या फिर मतलब अभी ये ब्रांड न्यू है, अभी चेंज नहीं हुआ एक हाँ बार भी? ना, ओके। मतलब ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो अब बात मेन वो करते हैं जो कि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते होंगे, तो भाई इसका माइलेज आप कैसा इसको रेटिंग हाँ देना चाहोगे और कितना माइलेज है इसका? भाई अगर देखो पहले बताओ, पावर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी फ्यूल है टैंक कैपेसिटी इसकी 13 लीटर है। इसकी? ओके। और जो कि एक अच्छा ही है, मतलब 13 लीटर है। 30 हाईवे पे 30 का एवरेज भी मान लो 300-400 की रेंज पड़ जाती है। बाकी शहर में अगर 30 का एवरेज निकाल रही है, 30 का तो कम है, मतलब 22 तक का 22-23 मैक्स टू मैक्स दे देगी है। अगर आप पावर चाह रहे हो तो एवरेज कहाँ ही आप मतलब एक्सपेक्ट हाई करोगे। सिटी में 22-23, हाईवे में 30? हाँ, ओके। हाईवे पे 30, अगर बहुत प्यार से चले तो 35 भी दे देगी। चाहते तो लोग बहुत है कि बहुत दे, लेकिन आप पर्सनली कैसा फील करते हो कि मतलब पर्सनली देखो अगर आपको जैसे परफॉर्मेंस, देखो बाइक अच्छी है तो आप मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी, बाइक भी अच्छी, तो आदमी एवरेज को नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन फिर भी आप क्या फील करते हो उसके बारे में? देखिए अगर आप मतलब मेरा मानो तो मैं उतना ऐसे नहीं देखता कि हाँ एवरेज निकालना है, इधर है वो हाँ। करना है। जहाँ मन किया वहाँ खींच लिया, जहाँ मतलब इन्जॉय करता हूँ राइड को कि हाँ बाइक ली है तो अब इन्जॉय करते हैं इसको। तो एवरेज का उतना देखता नहीं हूँ मैं। बाकी अगर हाईवे पे हाईवे पे ऐसा नहीं कि दौड़ाते ही रहता हूँ। कभी क्रूजिंग स्पीड भी है इसकी 80-90, तो उस पर आराम से 32-33 का एवरेज दे देती है। ओके। और मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, ग्राउंड क्लियरेंस जो है, हाँ तो सिटी में मेनली फेस करना पड़ता है, कहीं कहीं लग जाती है गाड़ी, तो इस पे आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो ग्राउंड क्लियरेंस कम लगा ना हो? ना 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 ना, यहाँ पे तो कोई नहीं। अब आप पूरी ऑफ रोडिंग ही करने लगोगे तो वो सब तो तो नहीं हो सकती। दिक्कत होगी फिर। पूछना चाहूँगा फाइनली आपसे कि 400 सेगमेंट में और भी बाइक्स आती हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आपकी यही चॉइस क्यों रही? और ऐसे कौन ऑडियंस में ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो सूट करें, मतलब जो जिनको लेनी चाहिए बाइक, कि आप हाँ क्या सजेस्ट करोगे? मैं तो सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप यही लो। अगर आपको इतने पैसे डालने हैं उसमें आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, अगर आपको पावर का मज़ा चाहिए तो आप यही लो। क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा इसी के पावर की रेंज में देखोगे तो गुरिल्ला 450 है, तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है इससे। और इसकी पावर में और कौन सी आ गई, ड्यूक 250 तो ड्यूक खैर 390 आती है। 390 तो 47, इससे थोड़ी ज़्यादा ही पावर है उसमें, वो 1 लाख रुपए महंगी है इससे। बाकी इसकी रेंज में आपकी आ गई मैवरिक 440 और हार्ले की आ गई 440, हाँ। CB 350। तो ये सब में आपको पावर की कमी बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा। वो सब 28-29-30 PS की पावर रहती है, इसमें 40 PS पावर है। सो बेसिकली सुयांश ये कहना चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हो कि 400 सीसी में आपको यूएसडी मिल जाए, मोनोशॉक मिल जाए, थोड़ा क्लासिक लुक भी मिल जाए और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो,
जिसके नाम में ब्रांड ऑफ ट्रैम्प हो, तो यही जो लोग चाहते हैं तो वो ले सकते हैं इस बाइक को। सो सोयांश, आप फाइनली मैं बॉटम लाइन ये पूछना चाहूँगा कि आप इसकी रेटिंग क्या देना चाहोगे इन सिटी फ्रॉम 10? इन सिटी आई वुड से 8 on 10। 8 on 10 बाय। बस वही एवरेज की दिक्कत है। ओके, एंड इन कंपैरिजन टू हाईवे, मतलब हाईवे में आप कितना देना हाईवेज चाहोगे? पे तो 9 9। आराम से। ये सोयांश का भी एक्सपीरियंस जब और बढ़ेगा तो सोयांश और अच्छे से इसको रेटिंग दे पाएगा, लेकिन सोयांश जितना भी एक्सपीरियंस है उसने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, और थैंक्स भाई फॉर द डिटेल्ड रिव्यू।